हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास 10 के मॉडल प्रश्नों को जो इस साल दिसंबर में होने वाले सावधिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें कुल 5 सेट जारी किए गए हैं, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 1 को। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो परीक्षा हो रही है वो 2 परीक्षाएं होंगी। प्रथम सावधिक परीक्षा और दूसरा होगा द्वितीय सावधिक परीक्षा। इन दोनों के मार्क्स को मिला के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये परीक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पैटर्न है वो 40 मार्क्स का प्रथम सावधिक परीक्षा का मार्क्स और द्वितीय सावधिक परीक्षा का 40 मार्क्स का मार्क्स को ऐड करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और 20 मार्क्स जो होगा वो आपका या तो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस बार जो परीक्षा हो रहा है 40 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और फाइनल एग्जाम में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुविकल्पीय, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा जिसको आपको टिक करना है। तो मैथ में भी उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 का 40 आपको आंसर देना है, जिसमें प्रत्येक में एक मार्क्स होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे सेट 1 को। हम लोगों को कुल 5 सेट जेक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से फर्स्ट सेट को आज हम लोग सॉल्व करने वाले। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 120 का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो 120 को हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 60। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 30, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 15। अब ये 3 से भाग जाएगा तो 5। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 120 बराबर क्या हो जा रहा है, तो 2 2 2 3 और 5, यानी कि हम इसको लिखेंगे 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इस तरह से सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 306 और 657 का महत्व समापवर्तय 9 दिया गया है, यानी कि एचसीएफ 9 दिया गया है और 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है। तो चूंकि एलसीएम, एचसीएफ और दिए गए संख्याओं के गुणनफल में कुछ रिलेशन होता है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे उसको कि कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक्स वाई 2 संख्या है और एचसीएफ, इसका एचसीएफ कुछ भी होगा और एलसीएम जो भी होगा, इसका जो मल्टीपल होगा और दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई है जिसका वैल्यू 306 और 657 है और यहाँ एचसीएफ का वैल्यू 9 दिया है, एलसीएम का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एलसीएम बराबर क्या हो जाता है। तो एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 गुना 657 बटे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 9। तो 9 से हम डिवाइड करके देख लेंगे कि किस नंबर से ये कट जाता है। तो चलिए 306 से ही इसको भाग देके देखते हैं। तो जब 9 से भाग देंगे 306 को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 3 27, 3 और 6 9 चौक 36। ठीक है, तो 34 इंटू 657 ये मेरा एलसीएम होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेंगे, 657 और 334। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 2 रहा, 4 5 20, 2 22, 2 रहा, 6 चौक 24 और 2 26। अब 3 से 7 21, 2 रहा, 5 3 15 और 2 17, 1 रहा, 6 3 18 और 1 19। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 8 3 3 और 2 2, ये मेरा आंसर आ गया 22,338। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है 22,338। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन जो बनाया गया है जैक द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 सेट जो छोड़े गए हैं, इसमें कुल 5 सेट में 40 इंटू 5 यानी 200 प्रश्न है। हो सकता है कि इसी से आपको 20 या 30 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगर क्वेश्चन इससे नहीं भी पूछा जाता है तो इसी आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन जैक द्वारा जारी किया गया, इसको आप लोग जरूर हर एक सब्जेक्ट का बना लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 और 25 का HCF क्या है? तो HCF निकालना हमें 15 और 25 का। कैसे निकालते हैं? 15 को 25 से भाग देंगे तो कितना, एक बार में जाएगा, 15 माइनस होगा 10 और फिर 15 यहां पे आ जाता है। 15 कितना बार में? एक बार में, तो 10 माइनस होगा 5, फिर यहाँ पे 10 यहां आ जाएगा, 5 2 10, तो 10 माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये HCF होगा। 5 इसका HCF होता है। कहां पे है? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेंगे। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। अनेक होता है, अद्वितीय होता है, 2 होता है या 5। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि चलिए 6 ले लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा? 2 into 3। ये जो अभाज्य गुणनखंडन है ये यूनिक है, ठीक है। इसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई और नंबर इसमें हो जाएगा दिस इंटू दिस। अभाज्य गुणनखंडन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि इसका ये जो रीअरेंज हो सकता है, यहाँ पे जैसे 2 into 3 है, इसको 3 into 2 लिखा जा सकता है, लेकिन नंबर वही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, क्रम जो यहाँ पे क्रम है, क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। यूनिक मतलब अद्वितीय। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? तो उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला जिसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल के मान को रखना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये शून्यकों का योग है और अल्फा बीटा जो है वो शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पे हर में 3 आ जा रहा है किसी एक टर्म में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो भी ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जो है वो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 6 को भी देखेंगे। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो ये क्या होता है? हमेशा माइनस b/a होता है, ठीक है। तो माइनस b/a फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इस तरह से इसका a आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि बहुपद p ऑफ x के लिए ग्राफ आकृति नीचे दिया गया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, ये सिर्फ y एक्सिस को काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या ग्राफ को देख के हम लोग कैसे बताते हैं कि वो लाइन जो है वो कितना बार x एक्सिस को काटता है, उतना ही उसका शून्यकों की संख्या। क्योंकि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, जिसके चलते इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो 0 जहां पे ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे फर्स्ट दोनों बराबर है और थर्ड बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा? आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि तीनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है? तो वहाँ पे अनेक हल होता है।
और जब फर्स्ट का 2 इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल नहीं है तब वहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, समांतर चली जाएंगी, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। और फर्स्ट का दोनों ही अगर इक्वल नहीं है तो वहाँ पे अद्वितीय हल होता है, एक ही हल निकलेगा। तो चूंकि यहाँ पे फर्स्ट का दोनों इक्वल है और थर्ड इक्वल नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी और हल जो है एक भी नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, लंबवत हैं। तो चलिए हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है। तो मान लिखना है a1 का मान क्या है, तो a1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर b1 का मान क्या है, तो ये -3, और c1 का मान क्या है, तो 0। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे a2 का मान क्या है, 3। उसी प्रकार b2 का मान क्या है, तो b2 का मान 4 हो जाएगा, और c2 का जो वैल्यू है वो 20 है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुका है। अब यहाँ पे हम इस रेशियो को निकाले हैं, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 2/3। फिर b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, तो -3/4। फिर c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, तो 0/20। चूंकि देख पा रहे हैं कि 2/3 -3/4 ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो उसमें अद्वितीय हल होते हैं, एक ही हल होते हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिच्छेद करती है। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - y = 2 और 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। अनंत हल तब होता है जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है, एक ही चैप्टर से है। तो जब ये दोनों रेशियो, ये तीनों रेशियो इक्वल हो तो अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो a1 बाई a2 का मान जो होगा b1 बाई b2 का मान वही होगा, और c1 बाई c2 का मान भी वही होगा। तो चलिए इस समीकरण को हम देखते हैं। यहाँ पे a1 का मान क्या है, तो c है, और b1 का मान क्या है, -1, और c1 का मान है -2। आगे देखेंगे a2 का मान क्या है, तो 6, b2 का मान क्या है, -2y, और c2 का मान है -4। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 यानी कि क्या हो जाएगा, तो c/6 इज इक्वल टू -1 बाई -2 इज इक्वल टू -2/4। तो हमें c का वैल्यू ज्ञात करना है, तो किसी भी दो इक्वेशन को ले लेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं, तो यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × c इज इक्वल टू 6 × 1 6। इस प्रकार से c का वैल्यू 6/2 यानी कि 3 हो जा रहा है। तो c का मान 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है, तो इसको हल करना होगा। तो इसको हल करने, कैसे हल करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये -y है और ये +2y है। क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, फर्स्ट पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x - 2y = 10। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे तो -2y + 2y एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3x + 4x 7x = हो जाएगा 10 + 4 14। तो 7x = 14 हो जाएगा। तो 7x अगर 14 होता है तो x = 14/7 यानी कि 2x का मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x का मान 2 रख लेते हैं, तो x का मान 2 हो गया, तो 3 दूने 6 प्लस 2y = 4 हो गया। अब 6 को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि 2y = -2। जब 2y = -2 हो तो y का मान क्या होगा, -2/2 यानी कि -1 इसका आंसर आ गया। तो y का मान -1 और x का मान 2। ठीक है, x का मान 2 और y का मान -1। फर्स्ट ऑप्शन इसका भी आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, वह रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो कोई हल अगर नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो असंगत होंगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब हम लोग देख लेंगे आगे समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल क्या है। तो ये दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब x का मान 5 आ जा रहा है तो यहाँ पे 5 प्लस क्या 9 होगा 4, यानी कि y का मान 4। तो 5 और 4 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 और 13 क्वेश्चन नंबर 11 और 13 मिलता जुलता क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि द्विघात समीकरण कौन सा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेफ्ट में भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर राइट में भी आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो रहा है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट में राइट में भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आ रहा है राइट में नहीं आ रहा है, तो ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इसमें लेफ्ट में है, राइट में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये भी होगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो या ये ऑप्शन जो है यहाँ पे एक्स होना चाहिए था। तो चलिए जो भी है, अभी यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सी और डी दोनों आंसर हो जा रहा है। स्टूडेंट अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि विविध कर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगे। जब d का मान ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, वास्तविक और असमान, जिसको हम लोग भिन्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए डी के तीनों मान को हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लें। डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान यानी कि भिन्न। और डी का मान बराबर 0 अगर हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे मूल। और d का मान अगर लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसका मूल जो है वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कहाँ से पता चलती है, विविध कर d निकाल के हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना होगा। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए बी स्क्वायर, यहाँ b का मान है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान भी 1 है, इंटू सी का मान माइनस 1 है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि 1 स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 4 इंटू 1 इंटू 1 4। तो इस प्रकार से 5 इसका वैल्यू आ जा रहा है। तो d का वैल्यू 5 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो अभी हमने बताया था कि d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होंगे, यानी कि बी ऑप्शन वास्तविक और असमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अभी हमने बताया भिन्न और वास्तविक मूल, यही क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है। कब होता है, जब d का मान ग्रेटर देन 0 हो। तो d का मान ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d कहा जाता है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यानी कि d बराबर 0 है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भिन्न और वास्तविक दोनों दिया हुआ है। तो ये कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर यानी कि d ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर में b का वैल्यू कितना है, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू 3 है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 3 जा 12, यानी कि -11, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। -11 0 से छोटा है। यहाँ क्या पूछा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि -11 इसका आंसर है, तो डी नंबर इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो, मूल कैसा हो, समान हो, तो के का मान क्या होगा, तो मूल अगर समान होता है तो डी का मान 0 होता है।
अब यहाँ k का मान ज्ञात करना है, तो d का मान 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर b कितना है, तो यहाँ पे -4 है, तो -4 स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, तो 1 है, इंटू c का वैल्यू क्या है, k है, यहाँ पे रख देंगे बराबर 0। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 4 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 16 बराबर 4k, इस तरह से k बराबर हो जाएगा 16/4, यानी कि 4 इसका आंसर, k का मान क्या हो जाएगा, तो 4 फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो d का मान हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो d का मान चलिए निकाल लेते हैं, d का मान कितना होगा देख लेते हैं। तो d इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे रखते हैं b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, तो -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a का वैल्यू क्या है, तो 1 है, इंटू c का वैल्यू 6 है। आगे बढ़ाएंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर -6 4 या 24, यानी कि 1 आ गया, तो d का वैल्यू 1 आ गया। इसीलिए मूल क्या होंगे, तो x बराबर हो जाएगा फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो देख पा रहे हैं -b यानी कि b का वैल्यू यहाँ कितना है, तो -5, तो माइनस इंटू -5, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर d, और d का मान है 1, तो रूट अंडर 1 हो जाएगा, बाई क्या होगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 रख देंगे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो गया, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, बाई 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये मेरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। एक है 5 + 1/2 और एक होगा 5 - 1/2। तो जब 5 + 1/2 लेंगे तो 5 + 1 6/2 यानी कि 3 हो गया, और दूसरा जब माइनस लेंगे तो 5 - 1 4/2 यानी कि 2, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 2। तो यहाँ पे 2 3 है, 2 3 यहाँ पे, यहाँ 2 2 है, बी ऑप्शन में 2 और 3 है, तो ये इसका आंसर हो जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे अंत करते हैं, और इसका जो शेष प्रश्न है उसका समाधान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।